हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज हम एनईटी टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और आज का पार्ट है पार्ट 4। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द पार्ट 3 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस पिछले पार्ट से रिलेटेड भी हैं और कुछ नए कंसेप्ट भी आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा आप लोगों के लिए सजेशन भी रहेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, वो भी ध्यान से देखिएगा। एंड टुडे इज द लास्ट वीडियो जो मैं गेट के लिए बना रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम सवालों पे कंसंट्रेट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे पहले सवाल में रिटेंशन फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, आरएफ रिटेंशन फैक्टर, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, यहां पे इस केस में डाई, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट। तो पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं विदाउट, मतलब एक कुछ भी उसको सॉल्व करने से पहले पढ़ लेते हैं। तो डाई वाज अलाउड migration, was allowed to undergo migration on a chromatographic paper using a solvent. The dye and the solvent migrated 5 centimeter and 20 centimeter respectively from the bond of origin. The retention factor for the dye is, कि आपको डेसिमल्स में पूछा गया है एंड काफी रिसेंट सवाल है। ये आईआईटी खड़गपुर का 2024 का क्वेश्चन है, सॉरी 2022 का क्वेश्चन है। आईआईटी खड़गपुर का 2022 का क्वेश्चन है, तो ये आपका सवाल। तो इसमें रिटेंशन फैक्टर निकालने के लिए आपको बहुत आसान सी चीजें, कुछ इसमें ज्यादा आपको करना नहीं है। आप रिटेंशन फैक्टर डालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट आप कितना डालेंगे, 5 डालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट आप 20 डालेंगे, ये आ जाएगा आपका 1/4 यानी 0.25। आपको आंसर डेसिमल में ही देना है और 2 डिजिट्स तक ही देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकली ये सॉल्व करके दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को जरा सा समझ भी लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये एक सॉल्वेंट है। आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट अपने बीएससी के दौरान या अपनी एमएससी के दौरान जरूर किया होगा। ठीक है, तो उसी को हम थोड़ा सा आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ याद आएगा 100%। ये आपके पास एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, ठीक है, और ये स्ट्रिप डाई है, राइट, कोई डाई है। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये कुछ डाई जो है आपकी वो स्प्रेड करेगी, यानी कि जब आप इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को कुछ टाइम के बाद निकालेंगे तो आपकी ड्राई कुछ स्मच कर जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ फैल जाएगी, कुछ उसके पार्ट्स आगे की तरफ पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, और जो पूरा जो आपका वो है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो बस आपको रिटेंशन फैक्टर निकालना था, यही इसका सवाल का ये एक मतलब था, इसको कंसेप्चुअली समझने का। अब देखिए, इसमें से कुछ कंसेप्ट भी निकल के आते हैं। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट निकल के आता है कि रिटेंशन फैक्टर 0 का मतलब क्या है। व्हाट डज रिटेंशन फैक्टर 0 मीन्स। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी सिर्फ गेट के लिए नहीं हो रही है, आपकी तैयारी और भी चीजों के लिए हो रही है। तो रिटेंशन फैक्टर 0 का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और जो क्रोमेटोग्राम है या क्रोमेटोग्राफी कॉलम है या क्रोमेटोग्राफी पेपर है, उसके बीच का इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग इंटरेक्शन। तो वो सेपरेट ही नहीं होने दे रहा सॉल्यूट को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज या एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। केमिकल की जगह एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ज्यादा एक एक्यूरेट टर्म रहेगा। आरएफ का मतलब, आरएफ अगर 1 आ जाता है, यानी रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू, अगर आरएफ की वैल्यू
RF की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, साइंटिफिकली इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है। प्लीज इस चीज को जरा याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके गेट के MSQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, और CSI, DBT, ICMR और इंटरव्यूज में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है कि RF की वैल्यू अगर 1 है या 1 के बहुत पास है, जैसे 0.99 हो गई, 0.98 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब सीधा ये हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो डिसोल्यूशन है, जो सॉल्यूट जो आपने सॉल्वेंट यूज किया है, जैसे सपोज आपने सॉल्वेंट यूज किया है तो इसमें सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व है, तो उसमें जो आपका सेपरेशन होगा वो बिल्कुल पुअर होगा, बहुत ही पुअर सेपरेशन होगा, और वो आपके काम की चीज नहीं है। अब न्यूमेरिकली इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, वो ये कह सकता है कि अगर आपका RF जो है 0.3 है और आपकी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट आपसे पूछ लेगा, वो आप देख लीजिएगा ये कैसे आएगा। तो बस अगर मैं पुट करूंगा तो 0.36 अपॉन x मान लेते हैं डिस्टेंस, तो यह आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है कि आपको थोड़े से पता होने चाहिए। रिटेंशन फैक्टर्स के ऊपर रिटेंशन फैक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, RF 0 का क्या मतलब है, RF 1 का क्या मतलब है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब, और 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भी कोई ज्यादा साइंटिफिक सेंस नहीं बनता। हाँ, लेकिन एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये सब चीजें पूछ सकता है। ओके, आगे चलते हैं। तो ये जो IIT खड़गपुर का सवाल था, ये बहुत ही एक फंडामेंटल सवाल था, बेसिक सवाल था। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, आते रहते हैं। आपका अगर गेट में नहीं आएगा तो IIT जैम में आ जाएगा, IIT जैम में नहीं आएगा CSIR में आ जाएगा, CSIR में नहीं आएगा DBT में आ जाएगा, ICMR में आ जाएगा। तो प्लीज इस सवाल को जो है थोड़ा सा गौर से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें मुझे और कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, पर देखिए बात ये नहीं है, बात सिर्फ आपको पेपर सॉल्व कराना नहीं है, बात आपको ये भी है कि आप उससे कंसेप्ट क्या गेन कर रहे हैं, ठीक है। टिपिकल फूड चेन involves producers, herbivores, carnivores, and primary carnivores and secondary carnivores. Okay. So based on Lindeman's law, based on Lindeman's law of, एक सेकेंड, थोड़ा सा मार्कर परेशान कर रहा है, यस बेटा। बेस्ड ऑन लिंडमैन्स लॉ ऑफ ट्रॉपिक एफिशिएंसी, अगर स्टार्टिंग जो आपका हर्बीवोर्स लेवल पे है वो 40 किलो जूल का है, तो वो जब तक सेकेंडरी कार्निवोर तक पहुंचेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी रह जाएगी, ऐसा आपका क्वेश्चन है। आपको देना है किलो जूल्स में, क्योंकि ये भी किलो जूल्स में है, और आपको देना है 2 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। ये भी आपका IIT खड़गपुर का क्वेश्चन है, 2022 का IIT खड़गपुर का KGP का 2022 का क्वेश्चन है। तो ये जूलॉजी के सेक्शन में पूछा गया शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। तो
ये तो बहुत एक बेसिक सा सवाल है जो आप लोगों को पता होगा। मैं एक बार इसे रिपीट भी कर देता हूं, इनको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए। अ टिपिकल फूड चेन इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसर्स, herbivores, primary carnivores and secondary carnivores. Based on Lindman's law of trophic efficiency, producers have 40 kilojoule of energy. अगर producers के पास 40 kilojoule of energy है, the energy that will be stored in secondary carnivores in kilojoule is, बस सिंपल सी बात है, आपको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके इसका आंसर निकालना है। तो ये तो एक फंडामेंटल सा बेसिक सा सवाल है जो सबको पता होगा। मेरे ख्याल से सवाल आप लोगों ने लिख लिया होगा। आई विल टेल द आंसर। और एक आध इसका कंसेप्ट और थोड़ा सा किस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को किस तरह से घुमा सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर, हर्बीवोर से प्राइमरी कार्निवोर और प्राइमरी कार्निवोर से सेकेंडरी कार्निवोर। ये आपका इस तरह का साइकिल चलता है, ठीक है। अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा तो कुछ इस तरह से बनता है एनर्जी का पिरामिड जो हमेशा अपराइट होता है। यहां पे प्रोड्यूसर्स आते हैं, यहां पे हर्बीवोर आते हैं, यहां पे प्राइमरी कार्निवोर आते हैं और यहां पे सेकेंडरी कार्निवोर आते हैं। इनको सेकेंडरी कार्निवोर के बाद एक टर्शरी और आते हैं, पर टर्शरी तक ज्यादातर केसेस में ज्यादा फूड चेन्स पे जाता नहीं है क्योंकि एफिशिएंसी इतनी लो हो जाती है कि उसका कोई मतलब नहीं बनता। खैर, ये जो 2 कैटेगरीज के आपके होते हैं इनको हम एपेक्स प्रेडेटर्स भी कहते हैं। एपिक्स यानी सबसे टॉप पर, और प्रीडेटर्स यानी जो प्रीडेट करे यानी दूसरों को अपने शिकार बनाए, ठीक है। तो देखिए, ये लॉ ऑफ 10% होता है कि अगर सपोज यहाँ पे 40 किलो जूल, मैं एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूं, यहाँ पे 40 किलो जूल है तो हर्बीवोर्स के पास सिर्फ 4 किलो जूल एनर्जी ही जाएगी, यानी कि 90% हीट की तरह या बाकी और चीजों की तरह लॉस हो जाएगी। सिंपल सी चीज है। 4 किलो जूल के बाद जब आपके पास ये आता है तो ये 0.4 किलो जूल और यहाँ पे 0.04 किलो जूल आपके पास बचेगी, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर है कि जो इसमें एनर्जी आएगी सेकेंडरी कार्निवोर के पास वो 0.04 किलो जूल आएगी। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं और वो एक्सप्लिसिटली आपसे पूछेगा कि सपोज अगर मैं स्टार्ट करता हूं एक प्रोड्यूसर से जिसके पास सपोज 100 किलो जूल एनर्जी है, तो कौन से लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एनर्जी 1 किलो जूल होगी। ऑप्शन दे देगा आपको हर्बीवोर पे, प्राइमरी कार्निवोर पे, सेकेंडरी कार्निवोर पे कि टर्शरी कार्निवोर। तो छोटा सा सवाल है जो मैंने आपको बता के बनाया है कि प्रोड्यूसर्स के पास अगर 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी है तो 1 किलो जूल एनर्जी किस टाइप की, किस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के पास होगी। हर्बीवोर पे, प्राइमरी कार्निवोर पे, सेकेंडरी कार्निवोर पे या टर्शरी कार्निवोर पे। तो देख लीजिए 100 का 10% हो गया 10 का 10% हो गया 1 किलो, यानी लगभग 1 के आसपास जितनी भी 1 के आसपास की एनर्जी जो है वो आपके प्राइमरी कार्निवोर। तो इस तरह का एक सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। और बस इसमें यही है, इसमें ज्यादा कुछ अभी है नहीं। तो ये आपका एक पिरामिड हो गया, ये मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ 10% कैसे होता है। और ये लॉ ऑफ 10% मैक्सिमम एनर्जी है जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल शिफ्ट होती है। कुछ एक्सेप्शंस इसके भी होते हैं, लेकिन हाँ एक जनरल जो केस है और जो आपके लिए अभी जानने की आवश्यकता है वो इतनी है कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, बाकी की एनर्जी हीट की तरह डिसिपेट होती है, ओके।
उसमें मैक्सिमम पोर्शन हीट का रहता है, और भी तरीके से एनर्जी डिसिपेट होती है, बट मैक्सिमम पोर्शन हीट का ही रहता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, पर आज का जो क्वेश्चन है इसको मैं ट्रैप कैटेगरी में रखूंगा। ट्रैप कैटेगरी में इसलिए रखूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रैप्स हैं। ठीक है, ओके, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं। अ हाइपोथेटिकल प्लांट जीन, a hypothetical plant gene is encoded by a nuclear genome. A hypothetical plant gene is encoded by a nuclear genome. The length of the mature mRNA for ADSH22 ADSH22 is 2150 nucleotides. The mRNA has 270 nucleotides long. Five prime UTR and 200 nucleotide long 3 prime UTR. Taking the average molecular weight of an amino acid to be 115, taking the average weight of amino acid to be 115, the calculated molecular weight of ADSH22 is dash kilo Dalton. It's a trap question. मैंने फिर बताया, it's a trap question. To be more importantly, अगर मैं थोड़ा सा इसे जस्टिफाई कर पाऊं, इसके लिए एक टर्म है मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए. दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि है एक ठीक है, इट्स अ ट्रैप क्वेश्चन. इसमें ट्रैप क्या क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं.
पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैं यहां पढ़ देता हूं फिर से क्वेश्चन। A hypothetical plant gene is encoded by a nuclear genome. The length of the mature mRNA for ADSH22 is 2150 nucleotides. The mRNA is 270 nucleotides long, 5' UTR and 200 nucleotide long 3' UTR. Taking the average weight of the amino acid to be 115 Daltons. Okay. The calculated molecular weight of ADSH2, calculated molecular weight of the polypeptide, of the प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ऑफ द प्रोटीन इस। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन बेसिकली टेलिंग अस, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल try to solve this question. कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम किया गया है। देखिए समझिए, आपके पास एक mRNA है, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपके पास एक mRNA है जिसके पास, जिसकी जो टोटल लेंथ दे रखी है आपको, वो दे रखी है 2150 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। 2150 न्यूक्लियोटाइड दे रखी है, जिसमें से जो आपका 270 न्यूक्लियोटाइड है, 270 न्यूक्लियोटाइड, ये 5' यूटीआर का है। यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। 200 न्यूक्लियोटाइड का आपका 3' यूटीआर है। यूटीआर का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। तो आपका जो एक्चुअल प्रोटीन है वो केवल इतने में बनेगा। तो सबसे पहले तो हम उस न्यूक्लियोटाइड की लेंथ जान लेते हैं जो कि एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहा है। देखिए एक चीज को याद रखिएगा, अनट्रांसलेटेड रीजन का जो काम होता है वो रेगुलेशन में होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होता है, ठीक है। एक बेसिक फंडामेंटल फैक्टर, एक फंडामेंटल फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इस चीज को समझ के रखिएगा कि आपके पास स्टार्टिंग में 2150 न्यूक्लियोटाइड थे, जिसमें से आपके 200 न्यूक्लियोटाइड, 270 न्यूक्लियोटाइड 5' यूटीआर में और 200 न्यूक्लियोटाइड आपके 3' यूटीआर में खत्म हो गए, यानी चले गए। तो आपके पास जो एक्चुअल बचा वो बचा इतने न्यूक्लियोटाइड्स। ये कितना आया? 2150 माइनस 470 करके देखिए, 2150 माइनस 470। तो अगर मैं 2150 माइनस 500 करूं तो कितना आ जाएगा? 1650। उसमें अगर मैं 30,000 कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा 1680। ये मैंने क्या किया, मैंने 470 को ऐसे लिख दिया, 500 माइनस 30, ठीक है। तो मैंने उसमें पहले 500 घटा दिया फिर 30 ऐड कर दिया, बात वही पे, ठीक है। ओके, तो इतने न्यूक्लियोटाइड मेरे बनेंगे जो मेरी प्रोटीन में हेल्प करेंगे। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है जो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि इसमें से हमें 5' और 3' यूटीआर माइनस करना है,
ये बहुत सारे लोग समझ गए होंगे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड माई व्यूअर्स जो ये ट्रैप समझ गए। इसका दूसरा ट्रैप जो आता है वो आता है यहाँ पे, इस चीज पे। आपके पास बेसिकली 1680 न्यूक्लियोटाइड नहीं है, आपके पास है 1677 न्यूक्लियोटाइड। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो केवल वहीं तक सिंथेसाइज होगी जब तक इसे स्टॉप कोडॉन मिल नहीं जाता, यानी यूएजी नहीं मिल जाता, यूएए नहीं मिल जाता और यूजीए नहीं मिल जाता। यानी दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट विल एक्चुअली सिंथेसाइज द प्रोटीन। एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन इन्हीं से सिंथेसाइज होगा। अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा, ये इसका सेकंड फेज ऑफ ट्रैप था। अब बस आपको ये आप पता लगा सकते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है, तो इतने से कितना बन जाएगा, तो आप इसको सीधा 3 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 3 5 15 17, 3 6 18, ओ सॉरी 3 5 15 और 2 बचेगा, 3 9 27, यानी 559 अमीनो एसिड्स बनेंगे। रिमेंबर ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अमीनो एसिड्स है। यहां पे क्या हुआ, देखिए 1677 न्यूक्लियोटाइड्स थे, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है, तो 1677 से कितने बनेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 559 अमीनो एसिड्स बनेंगे। बस अब कुछ नहीं रह गया इस सवाल में। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। और 559 को जैसे ही आप 115 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर 64285, ठीक है। और 64285 ये आएगा डॉल्टन्स में आपका। बस यहां पे एक और गड़बड़ी मत करिएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जो आंसर पूछा जा रहा है वो किलो डाल्टन्स में पूछा जा रहा है। तो बस ये आ जाएगा 6.285 और इसका जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 64.3 किलो डाल्टन्स इसका आंसर है। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। मैंने इस क्वेश्चन को चक्रव्यूह क्यों दिया, क्योंकि चक्रव्यूह इसलिए दिया, उसके 3 रीजंस थे। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर प्रोटीन के सिंथेसिस में यानी प्रोटीन के ट्रांसलेशन में काम नहीं करता, वो काम करता है उसके रेगुलेशन में। 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर के रेगुलेटरी रोल्स बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, पर उनका ट्रांसलेशन में डायरेक्ट रोल अभी एक्सेप्टेड नहीं है। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता, बट अभी तक की जो साइंस है और जो रिसर्च है वो कहती है कि नहीं, वो नहीं करते। दूसरा ट्रैप ये था कि 1680 जो न्यूक्लियोटाइड जा रहे हैं माइनस करने के बाद 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर के बाद, वो ऑल 1680 काम नहीं करेंगे, उसमें से एक स्टॉप कोडॉन भी होगा, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। 1677 आपके टोटल न्यूक्लियोटाइड जाएंगे। 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है, तो 1677 से कितने बनेंगे, यूनिटरी मेथड से लगा देंगे, 559 अमीनो एसिड बन जाएंगे। एक अमीनो एसिड का इन्होंने जो वेट दिया है वो 115 दिया है, 110 to 115 वेरी करता है, तो ये जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डाल्टन्स में आएगा, आपको इसे किलो डाल्टन में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा आपका 64.285, जिसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 64.3 रहेगा। अगर आप 1680 करते हैं तो इसका आंसर 64.4 किलो डाल्टन आएगा, और इसमें केवल 0.1 का फर्क है, यानी या तो आपको 2 नंबर मिलेंगे या आपको 0 मिलेगा। और 2 नंबर का क्या वैल्यू है गेट के पेपर में ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्टॉप कोडॉन के 3 न्यूक्लियोटाइड्स को भी माइनस करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और ये लगभग हर बार पूछा जा रहा है, तो आईआईटी खड़गपुर ने भी पूछा ये सवाल, तो प्लीज इस चीज को याद रखेंगे, समझ के आएंगे। इट्स अ ट्रैप क्वेश्चन एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन अटेम्प्टिंग दीस क्वेश्चंस, क्योंकि एक छोटी सी गलती एंड इट विल कॉस्ट योर रैंक, इट विल कॉस्ट योर मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं। Okay, let's move forward to next question.
अगेन एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। द जीनोम ऑफ अ बैक्टीरियम encodes 10 different surface antigens whose expression can be turned on and off randomly and independently. The number of possible antigenic combination is, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एंड दिस इज आस्क्ड इन आईआईटी बॉम्बे 2021। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे का 2021 का ये क्वेश्चन है। 2 मिनट इस सवाल को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। मैं फिर से पढ़े देता हूं आप लोगों के लिए ये सवाल। द जीनोम ऑफ बैक्टीरियम encodes 10 different surface antigens whose expression can be turned on and off randomly and independently. The number of possible antigenic combination is, आईआईटी बॉम्बे का 2021 का क्वेश्चन है। इस चीज को प्लीज समझेंगे और पढ़ेंगे। इसका आंसर बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए आंसर मैं समझाता हूं इसको। एंटीजन या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, यानी एंटीजन की कितने स्टेट्स है? 2 स्टेट्स है। यानी एक एंटीजन सपोज ये एक एंटीजन है, ये एक एंटीजन है, ये एक एंटीजन है, ये एक एंटीजन है, ये एक एंटीजन है। ठीक है, ये क्या कर सकता है? या तो ये एक्सप्रेस होगा या एक्सप्रेस नहीं होगा। सिमिलरली ये एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्रेस नहीं होगा, ये एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। क्या इनका आपस में, यानी क्या हो सकता है? एक बात सोचिए, क्या ये सारे 10 के 10 एंटीजन एक साथ एक्सप्रेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इनका एक्सप्रेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो है नहीं, इंडिपेंडेंट है और रैंडम भी है। तो बस आपके पास कितने एंटीजन्स हैं? 10 एंटीजन्स हैं, तो 1024 एंटीजेनिक कॉम्बिनेशन। क्योंकि इनके पास 2 ही स्टेट्स अवेलेबल है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इन 2 स्टेजेस को, या तो ऑन स्टेज को या ऑफ स्टेज को। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, तो इसका आंसर 1024 एंटीजेनिक कॉम्बिनेशन आ सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। लिखिए, सपोज द mRNA ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड्स। सपोज द mRNA of a newly distinct bacteria is composed of only 2 different nucleotides. Considering that the organism has no nucleotide modification, considering that the organism has no nucleotide modification, the number of nucleotide required per codon to encode at least 20 different amino acids. The number of nucleotide required per codon to code for at least 20 different amino acids. सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी कर दिया है। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, सपोज द mRNA ऑफ अ न्यूली डिस्टिंक्ट बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 2 डिफरेंट क्या हो सकते हैं, वो N1 और N2 हम इसको लिखेंगे। हम इसको ETGC में नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा हमसे कहा नहीं गया है। ठीक है, तो सिंपल उसके लिए हम इसको 2 न्यूक्लियोटाइड्स को मान लेते हैं। एक N1 न्यूक्लियोटाइड है और एक N2 न्यूक्लियोटाइड है। आप इसको ETGC से भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में क्या कह रहा है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं है, यानी N1 किसी चीज में, N3 में या N2 किसी चीज में, N3 N4 में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड पर कोडॉन टू दैट एटलीस्ट कोड फॉर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड इज। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास 2 कोडॉन है तो आप इससे कितने अमीनो एसिड्स बना सकते हैं? आप इससे 3 अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, N1 N1, N2 N2 और N1 N2। ये 3 आपने अमीनो एसिड इससे बना लिए। ठीक है, इसे अमीनो एसिड आपने 1 दे दिया, इसे अमीनो एसिड 2 दे दिया, इसे अमीनो एसिड 3 दे दिया। ठीक है, अगर आपके पास 3 वो है पर कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड पर कोडॉन है, यानी अभी हमने 2 से काम किया था, अब हम 3 ले रहे हैं। N1 N1 N1, N2 N2 N2, N1 N1 N2, N1 N2 N2, N2 N1 N1, N2 N2 N1। ठीक है, कितने अमीनो एसिड हो गए? 6 अमीनो एसिड हो गए।
और ज्यादा बनेंगे क्या? n1 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 n2 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 n1 n1 n2 n1 n2 n2 n1 n1 n2, हाँ सॉरी दो और बनेंगे, n1 n1 n2 और n1 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 n2 और आपके 6 अमीनो एसिड्स यहां पे बन जाएंगे। ठीक है, हमें कितने चाहिए? हमें एटलीस्ट 20 चाहिए। तो अगर आप इस चीज को करते रहेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा। कि जब आप 2 कोडॉन्स लेंगे तो आप क्या लेंगे? 3 अमीनो एसिड्स। जब आप 3 लेंगे तो आप क्या लेंगे? जस्ट अ मिनट। ये शायद इस तरह से नहीं होगा क्वेश्चन, ये इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि जो तरीका मैं सोच रहा हूं वो तरीका कहीं ना कहीं जाके स्टॉप कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। उससे भी आप कर सकते हैं पर उसमें टाइम बहुत लगेगा। न्यूक्लियोटाइड्स इज n एंड कोडॉन लेंथ इज k। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स is n to the power k, which is n is यहां पे 2। तो 2 की पावर आप क्या रखें कि आपके एटलीस्ट 64 कोडॉन्स बन जाए, तो आप 2 की पावर यहां पे 5 रख देंगे तो आपके 64 बन जाएंगे। जो मैं तरीका अपना रहा था वो तरीका गलत नहीं था, बस वो तरीका लंबा था, इसलिए मैंने इस तरीकों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। प्लीज इस चीज को दोबारा से समझिए, प्लीज इस चीज को दोबारा से समझिए। देखिए, क्योंकि बेसिक पे हम में चूकना नहीं है। एमआरएनए पूछ रहा है ऑफ न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसमें केवल 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड N1 हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड N2 हो गया। Considering that the organism has no nucleotide modification, the number of nucleotides regulated for 20 different amino acids. अगर आप यहाँ पे 2 की पावर 4 रखते हैं तो आपको 16 मिलेंगे, 20 नहीं मिलेंगे। 2 की पावर आप जैसे ही 5 रखते हैं तो आपको 32 अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, जो कि 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को बहुत आसानी से पूरी कर देंगे। इसको करने का एक और तरीका था, एक और तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो यह आ रहा है कि आपका जो नॉर्मल कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट होता है। जो नॉर्मल कोडॉन इज ट्रिपलेट, ठीक है, एन एन एन, और दैट इज 464। पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या हो गया? 2 की पावर 5, दैट बिकम 60।
ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ रहा हूं। एक एलियन स्पीशीज है, एक एलियन स्पीशीज है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की, और इसरो और नासा का एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें एक एलियन स्पीशीज का पता लगाया गया है जिसके पास 5 न्यूक्लियोटाइड है, N1, N2, N3, N4 और N5। लेट्स द न्यूक्लियोटाइड बी PQRST। सपोज एक एलियन स्पीशीज है जो एक न्यूक्लियोटाइड PQRST को वो कर रही है, इसमें भी सरप्राइजिंगली केवल 20 अमीनो एसिड जी होते हैं। अमीनो एसिड जी होते हैं। तो अब आप बताएंगे कि इसके लिए हमारे कोडॉन लेंथ क्या होनी चाहिए। अगर आप ये समझ गए इससे पहले वाली चीज, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमने एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज डिस्कवर करी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ डिस्कवर करी, और इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी जैम में आ सकता है और गेट में आ रहा है। गेट में इस तरह का क्वेश्चन आपको बीटीए एक्सेल में देखने को मिल जाएगा, ऐसे मेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। अगेन, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मैं बोल दूंगा तो वो बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2021 में आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा क्वेश्चन बनाया था, तो माइट भी कि ये कंसेप्ट दोबारा से रिपीट हो। चलिए सोचिए कि अगर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है जिसमें 5 न्यूक्लियोटाइड आपके प्रेजेंट है PQRST, तो कोडॉन की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि आप 20 अमीनो एसिड्स को कोड कर पाए। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर जो होगा वो कोडॉन की लेंथ 2 हो जाए तो काफी है, क्योंकि 5 दूनी 25। कैसे, मैं बताता हूं आपको बहुत आसान से। आपके पास कितने कोडॉन्स हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, सॉरी 5। PQ, PR, PS, PT, PQ और PP, सॉरी। इससे आपके कितने अमीनो एसिड बन गए, 5। अब आपने क्या किया, अब आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, QP, QQ, QR, QS, QT। इससे आपके कितने अमीनो एसिड बन गए, 10 टोटल। ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, RP, RQ, RR, RS, RT, कितने अमीनो एसिड बन गए आपके, 15 टोटल। अब आपने क्या कर दिया, S कर दिया, SS, SP, SQ, SR, ST, 20 अमीनो एसिड्स बन गए। और अगेन TT, TP, TQ, TR और TS, इससे आपके 25 अमीनो एसिड बन गए। बस यही आपका क्वेश्चन था, 20 अमीनो एसिड और 25। अगर आप 5 न्यूक्लियोटाइड में केवल 1 रखते हैं तो आपके 5 ही अमीनो एसिड्स बन पाएंगे। तो आपके फिर PQRST यानी कि PP, QQ, RR, SS और TT ही बन पाएंगे। पर अगर आप कॉम्बिनेशंस में रखते हैं तो आपके 25 अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। कोडॉन लेंथ क्या होगी, तो कोडॉन लेंथ 2 तक हो सकती है।
क्या आपको ये सवाल समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा। ओके, अब हम अपने फाइनल स्टेजेस ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस सेशन में, एंड इसके बाद मैं एनईटी टाइप का क्वेश्चंस नहीं लूंगा। इनफैक्ट इसके बाद मैं गेट की क्लास ही नहीं लूंगा 2026 के लिए। उसका रीजन ये है कि मेरे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो मैं इसके बाद क्लास ले नहीं पाऊंगा। तो गेट 2026 से पहले ये मेरा आपको फाइनल एक क्लास रहेगा, फाइनल एक प्रिपरेशन की टिप्स रहेगी। तो प्लीज इस सेशन को एंड तक देखिएगा। ओके, अब मैं जो आपसे सवाल कराने जा रहा हूं वो 3 थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ओके ओके, आते हैं अब अपने मास्टर क्वेश्चन नंबर पे, जो मेरा एक काफी हॉट टॉपिक है और जिसको मैं बार बार रिवाइज करवाता रहता हूं। उसी का एक दूसरा फॉर्म मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, the dissociation constant of a receptor ligand pair is 0.25 into 10 to the power minus 7 molar. The ligand when added to a solution of the receptor such that the receptor was 50% saturated at equilibrium. Assume that the receptor has one ligand binding site the concentration of the free ligand G the concentration of the free ligand at equilibrium in nanomolar, correct to nearest integer, is ओके। तो ये क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट देखिए। आप मैम इसको और वीडियो पॉज कर लीजिए, हम फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके।